और जब इनको जानकारी मिली कि मैं सुपरिंटेंडेंट ऑफ जेल का निरीक्षण हो रहा था, उस दौरान मैं प्रोटोकॉल में कैदी बतौर कैदी उठ के खड़ा नहीं हुआ उनके सम्मान में, तो उन्होंने इसका अपमान माना और जो भी पुलिस वाले थे वहां पे उनको सस्पेंड इसलिए कर दिया गया क्योंकि उनको कहा गया कि तुमने ये जेल मैनुअल इन्हें बताया क्यों नहीं, जेल के प्रोटोकॉल इनको बताया क्यों नहीं कि जब जेल सुपरिंटेंडेंट घूमेंगे तो सारे कैदी को खड़ा हो जाना है। ये अभी भी खुद को संजय राउत समझ रहा है, ये अभी भी खुद को सांसद समझ रहा है, ये अभी भी खुद को पार्लियामेंट कमेटी की मेंबर समझ रहा है। तो इन्हें इनकी औकात बतानी है और तुमने औकात बताई नहीं तो तुम सस्पेंड हो जाओ। ये सारी बात ये साक्षात्कार में जिक्र कर रहे हैं श्रीमान, विषय वो नहीं है। अब मैं आ रहा हूं मूल विषय पे। उसमें तो इन्होंने कहा कि मेरे साथ क्या क्या हुआ, जेल की प्रताड़ना का जिक्र कर रहे हैं, कैसे वो पीड़ित हुए, कितने कष्टों से वो गुजरे हैं, ये सब का उन्होंने जिक्र किया। जिक्र करते करते उन्होंने एक गंभीर आरोप लगाया या ये कहें कि गंभीर रहस्योद्घाटन किया। मंशा थी अमित शाह को और नरेंद्र मोदी को बदनाम करने की। मंशा थी अमित शाह और नरेंद्र मोदी देखिए कितने कृतज्ञ हैं, इनको कोई आत्मीयता नहीं है, इनमें कोई मानवीयता नहीं है, इनमें कोई लोक लाज नहीं है। ये उनकी इच्छा थी अपने इस संदेश के माध्यम से, बोलने के माध्यम से ये कहना चाह रहे थे कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी बहुत ही कृतज्ञ हैं, बहुत ही परले दर्जे के गिरे हुए इंसान हैं। उनका संदेश ये था। लेकिन इस संदेश में उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। गलती क्या है? ये जिक्र कर रहे हैं कि जब बाला साहब ठाकरे की तूती बोलती थी तो ये जो अमित शाह है ये तड़ी पार हो गया था। तड़ी पार का क्या मतलब हुआ साहब? अमित शाह के खिलाफ केस चल रहा था, एक इनकाउंटर वाला केस चल रहा था, वो गृह मंत्री थे। तो अमित शाह का केस ट्रांसफर हो गया था महाराष्ट्र, गुजरात से। तो अमित शाह खुद को बचाने के लिए बाला साहब ठाकरे के पास पहुंचते हैं और उस वक्त संजय राउत, इनके साथ और 2-3 लोग और बाला साहब ठाकरे ऊपर के फ्लोर पे मीटिंग कर रहे होते हैं। नीचे से सिक्योरिटी गार्ड का फोन आता है कि भाई कोई अमित शाह नाम का व्यक्ति मिलने के लिए आया है। एक बार आया तो कुछ नहीं, 2 बार आया तो कुछ नहीं, 2-3 बार उन्होंने टालने की कोशिश की। आखिर में फिर इन्होंने ही फोन उठाया और कहा कि भाई क्या बात है बताओ। क्या कि कोई अमित शाह नाम का व्यक्ति आया है, अपने को आमदार कहता है। महाराष्ट्र में एमएलए को आमदार कहा जाता है और एमपी को खासदार कहा जाता है। तो गुजरात का कोई आमदार आया है अमित शाह जो आपसे मिलना चाहता है। हमने कहा साहब को कि साहब कोई गुजरात से आमदार आए हैं, अमित शाह नाम के व्यक्ति हैं जो आपसे मिलना चाहते हैं। साहब ने कहा कौन है? कहा कि बीजेपी का आमदार है। बोला अच्छा कोई बात नहीं है, बोल दो कल 11 बजे के लिए। दूसरे दिन 11 बजे आए, दूसरे दिन भी ये श्रीमान मौजूद हैं। अब इनके झूठ का पोल देखिए। दूसरे दिन श्रीमान मौजूद हैं बाला साहब ठाकरे के पास। उस दिन भी इनकी मीटिंग चल रही थी, आज फिर मीटिंग शुरू हो गई और उसी दौरान श्रीमान अमित शाह को बुलाया गया है। दूसरे दिन 11 बजे अमित शाह। मैंने इतना झूठ ये आदमी बोलते हैं, ये इंसान बोल रहा है, ये क्या कहा जाए, पकड़ा गया, बोलते बोलते ही पकड़ा गया। तो कह रहे हैं कि अमित शाह दूसरे दिन आते हैं और मैं वहां मौजूद था। जैसे ही अमित शाह कमरे में प्रवेश करते हैं जहां साहब बैठते थे, और साहब कहां बैठते थे? वो शेरनुमा सिंहासन होता था, उस सिंहासन पर साहब बैठे हुए हैं। साहब कभी सोफा वोफा पर नहीं बैठते थे, जब भी बैठते थे साहब तो शेरनुमा सिंहासन। और एक बात जान लीजिए, ये शेरनुमा सिंहासन का जो चलन है ना, ये महाराष्ट्र में सिर्फ बाला साहब ठाकरे का नहीं है। मैंने महाराष्ट्र में खुद अपनी 2 आंखों से नागपुर से लेकर के कई ऐसे जिलों का भ्रमण किया है जहां जो बड़े दबंग जो लोग होते हैं ना, वो इसी तरह के कुर्सियों पर बैठते हैं और जो सोफा भी उनका बनता है ना उसी तरह का बनता है। अब बाकी लोग सामने में बैठते हैं और वो सभी सामाजिक न्याय वाले लोग हैं।
ध्यान रखिए, सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं। दलितों के साथ अन्याय हो रहा है, उनके साथ अन्याय हो रहा है, पिछड़ों के साथ, और वो सभी ऐसे ही कुर्सियों पर बैठते हैं राजा की तरह। तो केवल श्रीमान बाला साहब ठाकरे नहीं बैठते थे इन कुर्सियों पर, वहां चलन है साहब पूरे महाराष्ट्र में। और आप कहेंगे तो मैं कई लोगों के नाम भी बोल दूंगा, लेकिन उसका अभी जिक्र करना बहुत जरूरी नहीं है, जरूरी तो कुछ और बात है। तो कह रहे हैं कि अमित शाह पहुंचते हैं और सीधे अमित शाह जो हैं साहब के पैर पर गिर जाते हैं, नीचे बैठते हैं, पैर पैर छूते हैं। फिर उन्होंने उनको बिठाया और फिर अमित शाह ने कहा कि देखिए सर, मेरे खिलाफ, महाराज जी साहब जो भी बुलाओ, मेरे खिलाफ एक मुकदमा है जिसकी सुनवाई मुंबई हाईकोर्ट में लगी है, और आप का अगर फोन चला जाए एक तो हमारा काम हो जाएगा। अब देखिए कितना बड़ा अपराध कर रहे हैं ये सज्जन, सुनते जाइए। अब इसी से पता चलता है कि ये क्या क्या खेल चलता है महाराष्ट्र में और दुनिया में क्या क्या चल रहा है। और मैं आज ये अपील करता हूं सीजेआई सूर्यकांत से कि आप प्रथम दृष्टया सुओ मोटो लीजिए इसका, इस इंटरव्यू का, इस साक्षात्कार का। और श्रीमान कपिल सिब्बल के सामने वो इंटरव्यू दे रहे हैं, और कपिल सिब्बल ये एक बार भी टोकते नहीं है। बेशर्मी की इंतहा देखिए, कानून के रखवाले बनते हैं ये लॉ मिनिस्टर थे, इनके सामने में ये बात कबूली जा रही है, कही जा रही है, और इनका कोई ऑब्जेक्शन नहीं आता है। तो कह रहे हैं कि अमित शाह ने रिक्वेस्ट किया कि आप अगर एक फोन कर देंगे तो मेरा काम हो जाएगा। कहा क्या फोन करना है, कहां फोन करना है? कहा कि फला फला जज है, इस जज के नाम लेना। उन्होंने नाम लिया नहीं तो मुझे भी नहीं मालूम है किस बेंच में था। अब अभी शोध करने बैठेंगे तो निकल जाएगा कि किस बेंच में सुनवाई थी, लेकिन कहा कि फला फला जज है, उनको आप एक बार फोन कर दीजिए। बोला मैं कैसा करता, मैं जज को कैसा करता? बोला कि आप अगर कर देंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। कहा अच्छा ठीक है, देखता हूं। दूसरे दिन मनोहर जोशी को ये कॉल करते हैं। कौन? बाला साहब ठाकरे। मनोहर जोशी बड़े कद्दावर नेता थे, आप जानते हैं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी थे। मनोहर जोशी को कहते हैं कि तुम उस जज के पास जाओ और तुम्हारे फोन से मेरी बात करो जज से। जज के फोन पर कोई बात नहीं करना, तुम जो अपना फोन लेके जाओगे ना, उस फोन से उस जज साहब से मेरी बात कराओ। मनोहर जोशी के पास आदेश की तामील करने के बजाय और कोई रास्ता नहीं था। बतौर संजय राउत मैं कह रहा हूं, ये कैमरे पर कह रहे हैं ये सज्जन। तो मनोहर जोशी जाते हैं उस जज के पास और उनसे बाला साहब ठाकरे की बात कराते हैं। जज साहब कहते हैं कि भाई मैं तो देख लूंगा, लेकिन ये डबल बेंच है, मतलब मेरे साथ एक और जज है, 2 सदस्यीय बेंच है ये, तो ये डबल बेंच में मैं तो कर दूंगा, लेकिन जो दूसरा जज है वो मुसलमान है। अब देखिए कितना डेरोगेटरी बात है, मतलब दूसरा जज मुसलमान है, मतलब मुसलमान जज न्याय नहीं कर सकता हिंदू के साथ। ये किनके सामने कह रहे हैं? ये कपिल सिब्बल के सामने कहा जा रहा है, उस जज को बदनाम किया जा रहा है। देखते जाइए आप, ये कह रहे हैं कि दूसरा जज जो है वो मुसलमान है, मतलब सीधा सीधा ये डिफेम कर रहे हैं कि मुसलमान जज तो हिंदुओं के साथ न्याय कर ही नहीं सकता। इस इंटरव्यू में कह रहे हैं ये। उसके बाद बाला साहब ठाकरे ने कहा छोड़ो ना यार, कोई बात नहीं है, वो ना मुसलमान है, उसको देख लेंगे, तुम तो हिंदू हो ना, तुम करो। और इस बीच में एक बात रह गई कि जब अमित शाह आते हैं तो बाला साहब ठाकरे को कहते हैं मैं कट्टर हिंदुत्ववादी हूं महाराज जी, मैं कट्टर हिंदुत्ववादी। बस जैसे ही इन्होंने कहा अमित शाह ने कि मैं कट्टर हिंदुत्ववादी हूं, बाला साहब ठाकरे खुश हो गए। देखिए इनकी मार्केटिंग, देखिए इस धूर्त व्यक्ति की, ये श्रीमान संजय राउत की मार्केटिंग देखिए। कह रहे हैं कि अमित शाह ने क्या कहा, कहा कि मैं कट्टर हिंदुत्ववादी हूं, और यह बात सुनते ही बाला साहब खुश हो गए। मतलब आप कल्पना कीजिए कितना आदमी ये झूठा है।
अमित शाह जो होम मिनिस्टर है, अमित शाह जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है, केस ट्रांसफर होने के पहले ऐसा दुनिया में कौन आदमी है जो अमित शाह को नहीं जानता है? गुजरात का होम मिनिस्टर है, उनके ऊपर इतने गंभीर आरोप कांग्रेस के लोगों ने लगाए हैं। कांग्रेस पूरी तरह से भिड़ करके पीछे पड़ करके उनको गिरफ्तार करवाया है, फिर उनका केस ट्रांसफर करवाया है गुजरात से, और बाला साहब ठाकरे को कुछ मालूम नहीं है कौन है अमित शाह। आप पकड़ रहे हैं झूठ, यह व्यक्ति कितना बड़ा झूठ बोल रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि फौरन से पेशतर एक तो संज्ञान लेना चाहिए जस्टिस सूर्यकांत को, सीजीआई को, इसके खिलाफ। और दूसरा, जो पॉलिटिकल गैलरी की चर्चा है वो सुनिए साहब। तो इन्होंने, अमित शाह ने, उन्होंने कहा कि तुम कट्टर हिंदू हो, तो खुश हो गए, फोन कर दिया। और जज साहब ने कहा कि मैं हिंदू हूं, दूसरा जो जज है वो मुसलमान है, उन्होंने फिर कहा कि तुम हिंदू हो, तुम अपना काम करो, उसको हम देखेंगे। और फिर इस तरीके से इनका काम हो गया।